हेलो स्टूडेंट, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मोल फ्रैक्शन। और इसके पहले हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में मोलैरिटी और सब बहुत टॉपिक्स पढ़ लिए थे और 2-3 टॉपिक और बचा है कंसंट्रेशन टर्म में, तो उसको देख लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखो इसको समझते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है तो पर इसको देखो, सिंबल क्या है, ये एक्स जैसा जो दिख रहा है इसको बोलते हैं काई, तो इसको काई बोलते हैं, ये काई बोला जाता है, तो हम लोग इसको एक्स ही बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। तो मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या है, द रेशियो ऑफ, यहाँ पर लिख लेते हैं डिफिनीशन में क्या रखा है, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, वो सब लिख सकते हो। बस यही इसका मेन जो है डेफिनेशन है कि ये रेशियो होता है, रेशियो होता है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। जैसे सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट होते हैं, आप पढ़े ही हो। तो अगर सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं तो पहला जैसे होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके, तो अगर बोला जाए कि चलो मोल फ्रैक्शन निकालो सॉल्यूट का, तो अगर सॉल्यूट का निकालना होगा मोल फ्रैक्शन तो क्या करेंगे, सॉल्यूट के मोल ऊपर रख देंगे, तो एन सॉल्यूट और अपान जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो रेशियो निकाल, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का निकाल रहे हो, हम निकाल रहे हैं सॉल्यूट का, तो नीचे क्या होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल को यहाँ पर ऐड कर देंगे प्लस एन सॉल्वेंट, तो यही होता है मोल फ्रैक्शन। आगे बोला जाए कि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालो, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है और न्यूमरेटर में उसी का मोल ऊपर लिखा जाएगा, सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का मोल ऊपर रखेंगे, यही रूल है, यही विधि का विधान है। और नीचे क्या है टोटल मोल्स, वो तो जिंदाबाद रहेगा ही, वो तो जिंदाबाद रहेगा ही, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। तो बस कुछ नहीं है, आसान है, एक रेशियो है। कोई पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन का बताओ यूनिट, तो यूनिट कुछ नहीं होगा, कट जाएगा ना, ये भी मोल है ये भी मोल है, यूनिट लेस है। हाँ, इसमें अगर देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल कर सामने आएंगी अगर नोट में लिखना चाहें हम लोग। तो अगर नोट में पहला पॉइंट चिपकाओ, तो अगर हम बोलें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, इनको अगर हम लोग ऐड कर दें तो वैल्यू कितनी आएगी, ऐड करो, देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर ऐड हो जाएगा, तो जब ऐड हो जाएगा तो एन सॉल्यूट अपन एन सॉल्वेंट कट जाएगा, वैल्यू 1 आएगी। कहने का मतलब ये हो गया। वैसे ये आपको पता होना चाहिए कि अगर सॉल्वेंट है और उसमें सॉल्यूट है तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम लोगों के जो क्लास में दिया है सिलेबस में, एक सॉल्वेंट रहेगा जिसमें मान लो H2O सॉल्वेंट है, तो उसमें एक ही कोई सॉल्यूट डाला जाएगा। अब ये नहीं कि एक सॉल्वेंट में 2-3 सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाएगा, ऐसा नहीं है, सॉल्वेंट एक रहेगा और एक सॉल्यूट रहेगा हम लोगों के सिलेबस में, उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं। और वैसे पॉलिनरी सॉल्यूशन पढ़ोगे ना, पॉलिनरी POLY, बाद में हायर क्लासेस में पढ़ा जाता है पॉलिनरी सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 से अधिक हों, और जैसे कि मतलब एक सॉल्वेंट हो गया तो उसमें 3 सॉल्यूट हो गए, 4 सॉल्यूट हो गए, तो उसको बोलते हैं पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, तो हम लोग के सिलेबस में एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होगा। अच्छा, अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पता है तो सॉल्वेंट का तो आसानी से निकालोगे, 1 से माइनस कर दोगे। कहने का मतलब कि इन दोनों का सम कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इनकी औकात 1 से कभी ऊपर नहीं जा सकती है। तो ये बात समझ में आ रहा है। सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ चिपकाना चाहें तो एक बात ये भी चिपका सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर दो LHS को, तो ये नीचे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन सॉल्यूट अपन एन सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। कहानी ऐसे चलेगा। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर समझो कि मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो अपने मोल के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर ध्यान समझो कि ये वाटर है, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, और H2O का जो मोल दिया गया है, H2O का जो N2 इसकी वैल्यू दी गई है मान लो 10, और यहाँ पर कोई सॉल्यूट है NaCl मान लो, और NaCl सॉल्यूट है, इसके लिए मोल N1 दिया गया है 5। बोला गया चलो बताओ इनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शन टू द NaCl
ऑफ NaCl टू द H2O, मतलब हमें निकालना है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। कैसे निकालोगे? तो अब क्या कुछ बच्चे इसको पहले NaCl का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे इस फार्मूले से, फिर ऐसे बहुत लंबा समय लगेगा। अगर हमें कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो उसके मोल के रेशियो में ही डिवाइड होता है, तो बस लगा दो। अगर यहाँ पर NaCl का मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर NaCl का, यहाँ पर सॉल्यूट NaCl है ना, तो इसका मोल कितना है 5 है, और H2O का मोल कितना है 10 है। 5/10 कर देगा 1/2, क्योंकि इनका मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो वही होगा जो इनके मोल का रेशियो होगा। मतलब कि इनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो का आंसर वही आएगा जो इनके मोल के रेशियो का आंसर आएगा। तो बस इनके मोल का रेशियो ले लिए, वही आंसर इसका आ जाएगा। मतलब ये भी एक कंसेप्ट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो चैप्टर सॉल्यूशन 2 पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसमें ज़्यादा इसका यूज नहीं है, क्योंकि जो बेसिक पार्ट आ रहा है इस चैप्टर का भी वो सब लोग पढ़ेंगे, जिससे हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, अच्छे लॉ भी आएंगे, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अभी ये चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सब आ रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जब उनको हम लोग पढ़ेंगे तो जब कैलकुलेशन आएगा तो इनमें ये कहीं टर्म अगर आएगा तो आपको सही से चमकेगा। इसको बिना पढ़ाए अगर हम आगे बढ़ जाते तो समझ लो ये गुनाह हो जाता। अब इस गुनाह की सज़ा क्या होगी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये गुनाह होगा, तो हम लोग गुनाह नहीं करेंगे, हम लोग गुनाह नहीं करेंगे। देखो फर्स्ट, सेकेंड, इसमें का तीसरा पॉइंट क्या लगा सकते हैं? अगर हम ये बोल दें कि जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी, ध्यान से समझना जो हम बोलने जा रहे हैं, कि जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो हमेशा या तो क्या होगी 1 ग्रेटर देन 1 होगी। अगर मान लो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आ गई, हम ये लेकर चल रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर बोल दे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि मोल ग्रेटर देन 1 कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों मिल करके 1 होते हैं। अच्छा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की वैल्यू लेस देन 1 है, ये बात हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी है तो इस केस में सॉल्यूशन बनता है। इस केस में क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ये क्वेश्चन एक बार बन चुका था कि बोला गया था कि दो यहाँ पर x सॉल्यूट है और प्लस यहाँ पर बोला गया था x सॉल्वेंट, और दोनों का सम 1 दिया होता ही है, और ऑप्शन ए दिया गया था, बोला था कि कौन बनाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को यहाँ पर बनाने के लिए सॉल्यूशन फॉर्म कौन करेगा? ऑप्शन ए दिया था। यहाँ पर ना सॉल्यूट पर दिया गया था x सॉल्यूट लेस देन 1, x सॉल्यूट ग्रेटर देन 1, और सी ऑप्शन दिया गया था x सॉल्यूट इक्वल टू 1, और लास्ट में सबका मोस्ट फेवरेट ऑप्शन नन ऑफ दिस। बोला गया था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन दिया गया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर 1 है तो बताना था कि विच यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा। सॉल्यूशन बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा जिसमें सॉल्यूशन बन जाए। अच्छा, सॉल्यूशन बन जाए, पहले बताओ सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? हम बोले कि सॉल्यूशन बन जाए, सॉल्यूशन बनने के लिए कम से कम 2 तो चाहिए सब्सटेंस, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो कोई भी 2 सब्सटेंस का जो होमोजेनियस मिक्सचर था उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कम से कम 2 तो चाहिए यहाँ पर। तो अब बताओ, अगर x ग्रेटर देन 1 तो कभी हो नहीं सकता, ये तो ऑप्शन बकवास है। ये बताओ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कभी 1 से ज़्यादा होगा क्या? कि दोनों मिल करके 1 होते हैं, तो 1 से ज़्यादा कभी हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। पहले तो ये तो कुछ बनाएगा ही नहीं। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर 1 हो गया तो इमेजिन करो, अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 1 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सॉल्यूट का 1 हो गया तो सॉल्वेंट 0 है, यहाँ पर रख दो ना। अगर बोलें कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के यहाँ पर 1 रख दो, 1 जैसे ही रखोगे तो 1 उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट 1 होने का मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया कहने का मतलब सॉल्वेंट प्रेजेंट ही नहीं है, केवल सॉल्यूट प्रेजेंट है। और अगर केवल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो ये बताओ केवल एक ही सब्सटेंस होगा तो क्या उसका सॉल्यूशन बन पाएगा? नहीं। इसका तो मतलब होगा कि प्योर सब्सटेंस है। अगर यहाँ पर x सॉल्यूट 1 आ गया तो इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि प्योर सब्सटेंस हो गया। देखो ये प्योर सब्सटेंस बन गया। कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ रही है। हाँ, ये जो लिखा है ना यही ऑप्शन देखो इसका करेक्ट होगा। देखो कैसे, यहाँ पर सॉल्यूशन ये नहीं बनाएगा क्योंकि ये तो क्या बना दिया? प्योर सब्सटेंस बना दिया। नन ऑफ दिस, ये भी ऑप्शन इसका ये करेक्ट होगा। ये सॉल्यूशन बनाएगा। कैसे बनाएगा? देखो, मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है 1 से छोटा है। 1 से छोटा कोई एग्जांपल बोलो। लेस देन 1 पहले हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो 1 से छोटा कोई एग्जांपल बोलो। जैसे मान लो आपने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का ले लिया 0.4 सपोज करो, तो ये बताओ 1 से छोटा ही नहीं लगा आपको नंबर।
अब इसको हम 0.4 लिए तो बताओ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, अपन यहाँ बताओ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर रख दोगे 0.4 तो 1 से माइनस करोगे तो सॉल्वेंट कितना आएगा 0.6 आएगा, तभी तो दोनों मिलकर 1 होंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पर सॉल्यूट का भी कुछ मोल आएगा और सॉल्वेंट का भी कुछ मोल फ्रैक्शन आएगा, और दोनों का जब मोल फ्रैक्शन आएगा इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही प्रेजेंट हैं, और जब दोनों प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। कहने का मतलब कि कुछ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, कुछ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, तो दोनों ही प्रेजेंट है। जब दोनों ही प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन बनने के लिए 2 लोग होना चाहिए। अब इसका मतलब ये था कि अगर सॉल्यूट की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब कि ये 0 हो गया है सॉल्वेंट, ये 0 हो गया है, केवल सॉल्यूट ही बचा हुआ है, तो केवल सिंगल सब्सटेंस है, इसका मतलब ये प्योर सब्सटेंस है। तो ये 3 पॉइंट आपको नोट में आना चाहिए, ये सॉल्यूशन बनाएगा, ये वाला सॉल्यूशन बनाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर था, लॉजिक वाला था, ऐसा नहीं था कि मोल फ्रैक्शन को बस डेफिनेशन लिख करके फार्मूला लिख करके हम चल दिए। ये सब जो पॉइंट है ना बुक्स में नहीं दिया रहता है, ये बुक्स में लिखा नहीं रहता है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो बताया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। इसके बाद हम लोग एक और देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म, और इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इसके बाद देखते हैं अगला, हम लोग इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर एक मोल फ्रैक्शन पर क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, और इसको समझ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या था। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है NaOH का जो कि प्रेजेंट है 19 ग्राम ऑफ H2O, मतलब ये हो गया सॉल्वेंट और ये हो गया सॉल्यूट। तो देखो मोल फ्रैक्शन में निकालना है NaOH का, तो जब NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, और जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालोगे, देखो जब भी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछे तो पहले इसका फार्मूला लिखो, फार्मूला लिख करके सोचो कि वो चीज़ कहाँ से आए, कैसे आएगी, ये चीज़ सोचना पड़ेगा, और मंजिल मिलेगी ऐसा नहीं है, पढ़ेंगे तो एकदम मिलेगी। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH, तो हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पहले इसका लिख दिए फार्मूला। तो मोल ऑफ NaOH यहाँ पर लिखोगे, और अपान क्या बताया था फार्मूला कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसका मोल ऊपर लिखोगे, और अपान में टोटल मोल, तो मोल ऑफ NaOH और कौन प्रेजेंट है H2O, मोल ऑफ H2O हो जाएगा। बस जैसे ही फार्मूला लिखोगे आपको यहाँ पर चीज़ें चमकेगी कि यहाँ पर डिमांड किसकी है, मोल ऑफ NaOH। अच्छा बताओ मोल का क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास, तो NaOH का गिवन मास ग्राम में होना चाहिए, देखो ग्राम में दिया भी है, तो 20 अपान कितना हो जाएगा मोलर मास, NaOH का मोलर मास कितना होगा, Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ऐड कर दो 40 आएगा, तो 20/40 आ गया। ये भी उतना ही आएगा 20/40 प्लस, अच्छा H2O का मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास मोलर मास, गिवन मास कितना है, ग्राम में दिया ही, सही बात है, ग्राम में होना चाहिए 90, और H2O का मोलर मास 18 होता है। अब ये तो कैलकुलेशन हो गया, काटो इसको, ये कितना हो गया 1/2, ये भी काटेंगे 1/2, और 18 का टेबल पढ़ो, 18×5 90, 18×5 90 होता है, तो ये हो गया 1/2, और यहाँ पे एलसीएम लो, 2 5 जा 10, 10 1 11/2, 2 से 2 मर गया, आ गया 1/11। अच्छा ये 1/11 आ गया, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आ गया 1/11। अच्छा अगर ये मोल फ्रैक्शन NaOH का आ गया, अगर पूछ दिया होता कि चलो अब H2O का बताओ, तो क्या H2O को करने की जरूरत थी, नहीं, अब सीधे आप 1 से इसको माइनस कर दो, 1 से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा उसका, तो 11 हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा, और क्या। मतलब कोई भी अगर किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर दो, तसल्ली के लिए दोनों को ऐड कर दो, और आंसर 1 आएगा, 10 और 1 11/11 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि मोल फ्रैक्शन माने कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये। इस क्वेश्चन से आपको चमक गया होगा कि नहीं मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं, लिख लो। इसके बाद देखते हैं और ओके स्टूडेंट, तो देखो अगला जो आता है ppm, ये देखो क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म ही होता है। इसका मतलब क्या है, ये एनसीईआरटी में दिया भी है, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स, 1 मिलियन में कितना होता है पता है कि नहीं आप लोगों को, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 10⁶ होता है ना, 10 लाख, ज़्यादा हो गया क्या यहाँ पर, 1 2 3 4 5 सही था, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ 10 लाख होता है ना, तो 1 मिलियन में 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो यहाँ पर क्या ना कि मिलियन, यहाँ मिलियन का मतलब समझो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मिलियन में, देखो सुनो, यहाँ पर बोला जाए कि 1 मिलियन
एक सॉल्यूशन है जिसका अमाउंट 1 मिलियन है, 10 के पावर 6 ग्राम है, उसमें 1 मिलियन पार्ट में कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी बोलते हैं कि पीपीएम है। कितना उसको पीपीएम में एक्सप्रेस करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे इसका अगर हम लिखे फार्मूला, अभी आपको इसका फील आएगा, परेशान मत हो। इसका लिखो पहले फार्मूला, क्या हो जाएगा फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू हो जाएगा 10 के पावर 6। देखो कोई भी फार्मूला हो नीचे सॉल्यूशन ही आएगा। एक जगह आया था सॉल्वेंट, मोलिलिटी के फार्मूले में बताए थे ना कि हमेशा आएगा सॉल्यूशन नीचे। ये होता है पीपीएम का फार्मूला। 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलियन है ना, मिलियन 1 मिलियन होता है 10 लाख। देखो सुनो, जैसे अगर इसका फील आपको लेना है कि इस फार्मूले को कैसे हम समझेंगे, इस पीपीएम का वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, पीपीएम का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर वाटर की हार्डनेस को बतानी है, तो हम लोग वाटर की हार्डनेस बताते हैं कि इतना पीपीएम है। तो पीपीएम का यूज वहाँ करते हैं जब सॉल्यूट जो है बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है बहुत कम अमाउंट में हो, तब हम लोग पीपीएम का मतलब हो गया कि यहाँ पर बहुत छोटा नंबर आएगा ना, बहुत कम, मतलब बहुत किसी भी चीज़ को अगर छोटा दिखाना है। जैसे मान लो अगर हम ये बोलिए एग्जांपल आपको हम दें, जैसे सी वाटर है, तो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन गैस होती है बहुत कम होती है। एग्जांपल के अगर हम आपको दें तो अगर आपके पास 1030 ग्राम मान लो सी वाटर है, और सी वाटर समझते हो, समंदर का पानी सी वाटर, मान लो सी वाटर 1030 ग्राम आपके पास सी वाटर है, तो 1030 ग्राम में सी वाटर में ये देखा गया है कि इसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, 1030 ग्राम सी वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, वो देखो ये एनसीईआरटी बुक में ही दिया है, हम उसी को लिख रहे हैं और आप लोग पढ़ भी सकते हो। इतनी ग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, देखो कितनी कम है। तो क्वेश्चन ये बोलेगा कि ये जो होता है ना 1 लीटर ऑफ सी वाटर, यहाँ पर दिया गया है कि ये जो सी वाटर है ना 1 लीटर लिया गया था, तो 1 लीटर सी वाटर का जो मास था इतना दिया था। देखो क्या था, सी वाटर 1 लीटर था, तो 1 लीटर जो सी वाटर था उसका मास इतना था, मतलब 1 लीटर सी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन इतनी थी, मतलब 1 लीटर जो पानी है उसमें इतनी ही ऑक्सीजन डिजॉल्व है, समझ लो। या ऐसे बोलो कि इतने ग्राम सी वाटर था तो इतनी ऑक्सीजन डिजॉल्व है। लीटर को ऐसे ग्राम में दिया है, ये 1 लीटर सी वाटर का मतलब यहाँ इतना ग्राम लिया है। तो बोलने के 2 तरीके हैं, कुछ लोग ये बोलेंगे कि 1 लीटर सी वाटर में इतनी डिजॉल्व ऑक्सीजन है, या इतने ग्राम इतना बोलो। तो क्वेश्चन देखो ये है, तुम इमेजिन करो कि ये नंबर बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा नंबर है, तो बहुत छोटा नंबर है, मतलब इतना ग्राम ऑक्सीजन है, इतना ग्राम आपके पास सी वाटर है तो इतनी ही कम ऑक्सीजन है, बहुत कम है ऑक्सीजन। लेकिन अब बोला जाए कि इसको पीपीएम में बताओ, इसको पीपीएम में कैसे चेंज करोगे, इसको पीपीएम में कैसे चेंज करोगे। तो करना कुछ नहीं है, देखो सिंपल सा क्या तरीका है, ऐसे करेंगे यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मेथड से करो। जब 1030 ग्राम आपके पास 1030 ग्राम आपके पास सी वाटर था, तो उस केस में डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी थी, 6 × 10 के पावर -3 ग्राम। ऐसे करेंगे। तो जब 1 ग्राम आपके पास सी वाटर होगा तो 1030 ग्राम में इतनी गैस ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व थी, तो 1 ग्राम में कितनी होगी, तो क्या लिखेंगे 6 × 10 के पावर -3 अपन इसे डिवाइड कर देंगे। लेकिन बोला गया कि इसको एक्सप्रेस करो पीपीएम में, क्वेश्चन ये है कि इसको पीपीएम में एक्सप्रेस करो, तो पीपीएम में एक्सप्रेस करने के लिए क्या लिखेंगे 10 के पावर 6। तो जब इतने ग्राम में इतनी ऑक्सीजन डिजॉल्व थी तो 1 ग्राम इतना, तो 10 के पावर 6 यहाँ पर लिखेंगे अब, क्योंकि पीपीएम में चेंज करना है ना मिलियन पर। तो यहाँ पर 10 के पावर 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 6 × 10 के पावर क्या हो जाएगा -3 और अपन हो जाएगा 1030 और इंटू हो जाएगा 10 के पावर 6। और देखो ध्यान से देखोगे तो यही तो फार्मूला था, डायरेक्ट इसको तुम कर सकते थे फार्मूले से भी। एक तो तरीका है यूनिटरी मेथड से, आपको फील आ जाएगा कैसे करते हैं, या फार्मूले से करो। क्या फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है, तो इसको ऊपर लिखो 6 × 10 के पावर -3 अपान मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था, सी वाटर का कितना था मास, इतना था 1030 और इंटू पीपीएम में मिलियन में चेंज करने के लिए इसको 10 के पावर क्या बताओ 6 आ गया। वही चीज़ तो यहाँ पर आया है, और ये जो भी कट कर आएगा वो पीपीएम में आएगा। और अप्रोक्सीमेट ये एनसीईआरटी में ही दिया था और इसी को हम लोग लिए हैं, ये एनसीईआरटी में दिया था, काटने पर आएगा 5.8 पीपीएम, 5.8 पीपीएम आएगा, मतलब कि ये जो ही नंबर आएगा पीपीएम में आएगा। तो सुनो सिंपल सी बात क्या हो गई, पीपीएम का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर कोई भी एक दिया है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें कि कोई भी डिजॉल्व जो सॉल्यूट इतना है, तो उसको पीपीएम में चेंज करो, तो कुछ मत करो,
जितना दिया है उतने ग्राम में इतना डिजॉल्व है, तो 1 ग्राम इतना, तो 10 के पावर 6 में इतना हो जाएगा, ppm में अपने आप आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ये है ppm का मतलब। ये बहुत आसान है, इस तरह से हम समझते हैं कि क्या है ये, ऐसे इसका फील आता है। यही है ppm, इस चीज़ को समझो। अगर बोला जाए कि आपके पास 1 लीटर सी वाटर है, हम बोलते हैं 1 लीटर सी वाटर, वही एग्जाम्पल देते हैं, और आपके पास 1 लीटर सी वाटर का जो मास है 1500 ग्राम है, हम दे दिए कि 1500 ग्राम है, 1 लीटर सी वाटर का जो मास है 1500 ग्राम है, और इसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो 6 × 10 के पावर -2 ग्राम है। इसको तुम ppm में चेंज करो, तो ppm में चेंज करने क्या करोगे, ऐसे लगाओगे यूनिटरी मेथड, या डायरेक्ट फार्मूले से कर लो। अगर ppm में चेंज करना है तो क्या है ppm का फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, ऑक्सीजन, तो इसको ऊपर लिखेंगे, और मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हम लोग 10 के पावर 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जो आएगा वो ppm में आ जाएगा। मतलब ppm में चेंज करने के लिए आपको 10 के पावर 6 से क्या करना पड़ेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ppm में चेंज हो जाएगा। ये इसका लॉजिक है करने का। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आसान था करना, इसको नोट कर लो, इसके बाद देखते हैं अगला हम। तो ओके स्टूडेंट, तो अब पढ़ते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। तो देखो इसके पहले एक और टॉपिक था, एक नॉर्मेलिटी भी होता है, लेकिन नॉर्मेलिटी जो है इसमें ज़्यादा उससे क्वेश्चन बने ही नहीं है क्वेश्चन, तो नॉर्मेलिटी को हम नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में उसमें दिया ही नहीं कुछ। हाँ, अगर पढ़ना है जिसको अच्छे से नॉर्मेलिटी के बारे में, तो वो क्लास 11 में हम एक वीडियो बनाए हैं, चैप्टर 1 है मोल कंसेप्ट, उसमें जाकर पढ़ सकते हो, ये है नॉर्मेलिटी के बारे में, तो उसको हम नहीं बता रहे हैं, और एनसीईआरटी में बुक में दिया भी नहीं है, और 12th जो हम पढ़ा रहे हैं ना इसमें नहीं दिया है। तो जो आपके एनसीईआरटी में दिया उसी के बेसिस पर हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जो है ही नहीं उसको पढ़ क्या करोगे टाइम पास। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग देखते हैं क्या है। हाँ, लेकिन थोड़ा जब अभी हम ppm बताए ना, अभी एक हम क्वेश्चन देते ppm पर, हमने दिया 15 ppm कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या समझ रहे, थोड़ा बताओ तो इसका मीनिंग क्या है। जैसे हम बताए थे ना आप लोग को, ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना कि 20% वेट बाई वेट NaOH सॉल्यूशन, हम बोलते हैं इसको इंटरप्रेट करो, वैसे हम बोले कि इसको इंटरप्रेट करो। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सिंपल सा समझो कि 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन वहाँ पर क्या था 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहीं बोल देता है ऐसे कि 15% वेट बाय वेट, लेकिन यहाँ पर ppm बोला गया है, तो देखो कैसे लिखोगे, 15 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10 के पावर 6, क्योंकि यहाँ ppm है ना मिलियन, 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ, मतलब 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में ये 15 ग्राम प्रेजेंट है, ये 15 ग्राम आपका प्रेजेंट है, समझ लो। मतलब सॉल्यूशन किससे बना है, सॉल्वेंट कौन होगा, तो वाटर होगा। कहने का मतलब कि 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में केवल 15 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इसका मतलब है। अगर हम बोलते हैं कि 20 ppm कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ये इसका मतलब है। तो तुम खुद दिमाग लगाओ ना कि ये 10 लाख है और ये 15 ग्राम ही है, तो इसीलिए ये बहुत छोटा है, इसके आगे बहुत छोटा नंबर है। तो जब भी सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में होता है तो उसको हम लोग ppm में ही लिखते हैं, ppm रिप्रेजेंट करते हैं। जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जो प्रेजेंट है बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में, इसको बोलते हैं ना ट्रेस, TRSC, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उस केस में हम लोग ppm वर्ड यूज करते हैं, ppm। तो अब आप बता सकते हो, अगर हम बोल दें यहाँ पर 20 ppm NaOH सॉल्यूशन, बता सकते हो कि नहीं, बता दोगे आसानी से। 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट है 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, समझ गए। अब समझते हैं ना मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग को आपको बता रहे हैं, इसको समझ लो अच्छे से एक बार। या ऐसे बोलते हैं मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, यहाँ पर ना मिक्सिंग को मिक्स कर रहे ना, या डाइल्यूशन बोलते हैं। जैसे दूध में पानी मिलाना, जैसे जो मिल्कमैन होते हैं इसका फ़ायदा उठाते हैं, वो दूध में पानी मिलाते हैं, कुछ लोग पानी में ही दूध मिलाते हैं, वो महारथी लोग होते हैं। तो देखो अब उनको क्या पता कि यहाँ पर केमिस्ट्री चलती है, जब आप दूध में पानी मिलाते हो तो वहाँ भी केमिस्ट्री ही चलती है। देखो हम लोग देखते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, या इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। जैसे मान लो यहाँ पर एक कंटेनर है और इस कंटेनर का यहाँ पर इसमें दिया गया है कि मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, और सॉल्यूट का मोल यहाँ पर मान लो N1 है। अब इसमें क्या किया गया ना, वाटर को ऐड कर दिया गया, इसमें वाटर को ऐड कर दिया गया, वाटर को ऐड कर दो डाइल्यूट कर दिया ना, डाइल्यूट, हाँ DIL, यहाँ पर DIL लिख दिया कि नहीं,
हाँ, बेवजह आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर DIL का मतलब दिल नहीं है, ये डाइल्यूशन है, इसका मतलब डाइल्यूशन है। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ये डाइल्यूशन है, ये दिल नहीं है। अच्छा देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो वाटर को जब ऐड करोगे तो आफ्टर सम टाइम क्या पाओगे, आफ्टर सम टाइम ये पाओगे कि अब इसकी मोलरिटी क्या बताओ चेंज हो जाएगी। अब इसकी मोलरिटी M1 से M2 हो जाएगी, वॉल्यूम V2 हो जाएगा और मोल चेंज होकर के N2 हो जाएगा, क्योंकि वाटर को ऐड करोगे तो मोलरिटी चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम। और लेकिन ये बताओ ऐड क्या किए हो, वाटर ऐड किए हो। वाटर है क्या, सॉल्वेंट होता है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, वाटर तो सॉल्वेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट का मोल तो चेंज ही नहीं हुआ। यहां पर जो मोल लिए था ना, ये सॉल्यूट का मोल था, यहां पर मोल हम सॉल्यूट का लिए हैं। तो आफ्टर सम टाइम जो N2 हुआ है तो N1 और N2 आपस में सेम होगा, मतलब बिफोर द डाइल्यूशन, मतलब पानी मिलाने से पहले और पानी मिलाने के बाद मोल सेम रहेगा, सॉल्यूट का मोल नहीं चेंज होगा। मतलब यहाँ पर यह हो गया कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर आप सॉल्यूट नहीं मिलाए हो, वाटर मिलाए हो, सॉल्वेंट मिलाए हो, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम होगा। मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट होगा रिमेन्स सेम होगा। ये बात तो एकदम आपको समझ में आना चाहिए। और मोलरिटी का पढ़ाए थे फार्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से अगर हम बोले कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या बन गया फार्मूला, तो M × V बन गया। M × V कहने का मतलब कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, N1 है। तो बिफोर द डाइल्यूशन, मतलब यहाँ पर लिख दो कि बिफोर द डाइल्यूशन या मिक्सिंग, बिफोर द दिल इक्वल टू आफ्टर द यहाँ पर डाइल्यूशन, आफ्टर DIL, आफ्टर डाइल्यूशन। बिफोर और आफ्टर दोनों केस में सॉल्यूट का जो मोल होगा सेम होगा, मतलब N1 = N2 होगा, N1 = N2 होगा। तो यहाँ बताओ इस फॉर्मूले से क्या करोगे, अगर यहाँ पर N1 रखोगे, N1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M1V1 हो जाएगा। मतलब N1 है तो यहाँ से जगह M1V1, और वैसे ही N2 यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, M2V2। तो ये बन गया फार्मूला। यही होता है फार्मूला मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन का। तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म थे सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। इस पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। ये समझो ना, यहाँ पर N1 की जगह पे ये कैसे लिखे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना मोलरिटी का ये फार्मूला होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से मोल आ गया, तो मोल को लिख सकते हैं ना M × V। तो M × V हो गया, यहाँ भी M × V हो गया। ये N1 था तो M1V1, ये N2 था तो M2V2। तो कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे लॉजिक समझे ना कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर वाटर ऐड किया गया, तो वाटर ऐड करने से जो सॉल्यूट का मोल था वो तो सेम ही रहेगा, इसलिए N1 = N2 कर दिए हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सॉल्यूट का मोल तो वही रहेगा। तो इसको आप नोट कर लो, इसके बाद इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ओके बच्चों, देखो इसमें क्या है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, अभी हम लोग पढ़े थे मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग या मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, उसी पर है ये। बोला अब कैसे पहचानोगे, उसी पर है। देखो यहाँ भी मोलरिटी दिया है, यहाँ भी मोलरिटी ही दिया है, दो मोलरिटी, मतलब ये M1 ये M2 है। तो इस वाले को तुम M1 बोल दो और इस वाले को क्या बोल दो, M2 बोल दो जो दिया गया है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम इसको V1 बोल दो। क्या पूछा गया है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, मतलब कितना वाटर ऐड किया गया, मतलब वॉल्यूम। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम यूज करोगे मोलरिटी M1V1 = M2V2, तो इसमें जो वॉल्यूम था ये किसका था, वॉल्यूम ये वाटर का था। वाटर में यहाँ सॉल्वेंट का था कि सॉल्यूशन का था, ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का था। क्योंकि जब मोलरिटी का पढ़े थे फार्मूला, तो मोल साहब क्या था, सॉल्यूट। ये बहुत ध्यान देना होता है कि इस फार्मूले में कौन किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर मोल्स होता है सॉल्यूट का, यहाँ पर वॉल्यूम किसका होता है, वॉल्यूम इन लीटर जो होता है सॉल्यूशन का होता है। मतलब कि यहाँ से जो मोल्स आप सॉल्यूट का जब निकाले थे तो M × V जब आया था तो ये भी किसका था, सॉल्यूशन का था, मतलब ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। और यहाँ पर पूछा गया है कि कितना वाटर ऐड किया गया, मतलब कि यहाँ पर तो वाटर का वॉल्यूम पूछा गया है। तो मीनिंग ये है, बोला गया है कि पहले तो आप निकाल लो, स्टार्टिंग में देखो क्या दिया गया है, 200 ml M1, ये 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, तो इसको M1 बोल दो। ये 2 × V1 कितना दिया गया है, 200 ml। ml को लीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इधर भी ml रखोगे तो ये भी ml में ही आंसर आएगा। मतलब कि यहाँ पर लीटर में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ml में दिया है तो आपका आंसर ml में आएगा, अगर लीटर में दिया तो आंसर भी लीटर में ही आएगा। तो इक्वल टू M2, इसको M2 मान लिए, 0.2 × V2 आपको निकालना है। तो V2 कितना आ जाएगा, तो डेसिमल यहाँ से कट जाएगा ना ये चीज़, तो ये 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये 0.1 × V2 हो जाएगा। डेसिमल को हटाओ, तो डेसिमल को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 1/10 × V2। तो V2 कितना आ गया, V2 आ गया 2000 ml। लेकिन ये जो 2000 ml आया है, ये क्या वाटर का आया है वॉल्यूम, नहीं, ये तो सॉल्यूशन का आया है ना, क्योंकि यहाँ पर ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा वो सॉल्यूशन का आएगा। तो कितना वाटर ऐड किया गया,
यही पूछा गया ना कितना वाटर ऐड किया गया था। तो ये बताओ यहाँ से अगर हमें वाटर बोला जाए कितना ऐड किया गया तो पहले कितना था आपके पास, 200 ml ही था। इसको ऐसे समझो ना यहाँ पर कि पहले इनिशियली कितना था, बताओ इनिशियली कितना था आपके पास। इनिशियली था 200 ml, इनिशियली था आपके पास 200 ml, और क्या था 200 ml ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, और बोला गया था कि यहाँ पर 2 मोलर क्या था, सॉल्यूशन था किसका बताओ, HCl ऑफ HCl का था। अब आफ्टर सम टाइम इसमें क्या करोगे, वाटर ऐड करोगे। डायग्राम देखो बना रहे कैसे फिल आएगा, वाटर ऐड किया गया। जब वाटर ऐड करोगे तो आफ्टर सम टाइम क्या देखोगे, वाटर ऐड करोगे तो इसकी मोलरिटी चेंज होगी। तो इसकी मोलरिटी चेंज हो गई तो मोलरिटी कितना दिया गया ऐड करने के बाद, 0.2 मोलर दिया गया, इसकी मोलरिटी हो गई 0.2। हाँ, अब इसका वॉल्यूम कितना होगा वही निकालना था, V2। पहले तो हमें V2 नहीं निकालना था, हमें वाटर निकालना था। तो पहले V2 निकालो कितना होगा। तो देखो डायग्राम बनाकर समझ लिए, तो पहले लगा दोगे यहाँ से V2 आ गया। अब बताओ ये V2 जो आया है, ये V2 जो आपका 2000 आया है 2000 ml, ये तो सॉल्यूशन का आ गया ना टोटल वॉल्यूम। सॉल्यूशन कितना बन गया, तो वाटर कितना ऐड किया गया, तो 200 ml। तो यहाँ पर करना क्या है, वाटर कितना ऐड किया गया आपको समझ में आ जाएगा ना, कितना वाटर ऐड किया गया होगा। पहले कितना था आपके पास, 200 था, तो 200 था, और पहले 200 था, अब 2000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2000 में से 200 को क्या कर दो, माइनस कर दो ना, 1800 ml वाटर ऐड किया गया होगा। तुम खुद दिमाग लगाओ कि 200 ml आपके पास इनिशियली था, अब 200 से 2000 वॉल्यूम हो गया। तो 200 से अगर 2000 हो गया, मतलब पहले 200 था अब 2000 हो गया, तो इसमें कितना वाटर मिलाया गया होगा, 1800 ही मिलाया गया होगा ना, तभी तो 1800 और 200 मिलकर 2000 होगा। मतलब 1800 समझ लो कि 2000 आपके पास मिल्क था। ऐसे एग्जाम्पल हो कि आपके पास 200 ml मिल्क था, और मिल्क मैन ने क्या किया, 1800 ml केवल वाटर ही मिला दिया। कितना खतरनाक मिल्क मैन है समझ लो, कितना खतरनाक मिल्क मैन है कि 200 ml उसके पास मान लो ना कि मिल्क था यहाँ पर तो 200 ml क्या दिया है, HCl दिया है, HCl। यहाँ पर 200 ml ऑफ HCl हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 200 ml मिल्क है, तो इस मिल्क में 1800 उसने वाटर ही मिला दिया, 1800 मिला दिया। बहुत खतरनाक है समझ लो, मिल्क मैन जो मिला रहा है बहुत खतरनाक है। तो ठीक है बच्चे समझ गए, बहुत आसान है, कुछ नहीं था इसमें। पूछा गया था ना कितना वाटर ऐड किया गया, तो पहले निकाल दिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पता लग जाएगा, और जब निकल जाएगा तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 1800 ऐड किया। बहुत आसान था, कुछ नहीं था, बहुत आसान था। एक क्वेश्चन देखें इसी पर, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, और इसको नोट करो, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 30 ml। आप देखो यहाँ पर मोलरिटी निकालना है। अब समझो क्वेश्चन किसका है, ये 30 ml, यहाँ भी ml, यहाँ भी ml, यहाँ पर दो वॉल्यूम दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर बच्चों ये हो गया कि यहाँ पर आपको मोलरिटी या मिक्सिंग लगाना पड़ेगा। तो निकाले ना, यहाँ पर मोलरिटी निकाला, मतलब कि 30 ml था, और उसको 30 ml इसका जो वॉल्यूम था 30 ml से 500 कर दिया गया डाइल्यूट करके। तो बताना है कि मोलरिटी कितनी होगी, तो बता देना कितना होगा, लगा देना फार्मूला, देख लेना। इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो, इसको V1 V2, इसको M1 M2 निकालना है। आसान है, ये तो आसान है, डायरेक्ट रखोगे फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कितना आंसर आएगा। बस आज के लिए इतना ही रहेगा, और अगले वीडियो में आएंगे तो और जो नए नए लॉ हैं अब पढ़ेंगे, और ये कंसंट्रेशन टर्म पूरा फिनिश हो गया, और बहुत जल्द लेकर आएंगे नया वीडियो। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताना है ये भी कैसा लगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।